हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के जो भारतीय संविधान व राजनीति की कक्षा में भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अनुसूचियों का अध्ययन आज जिस प्रकार से करेंगे आपने शायद ही अभी तक ऐसी पढ़ी होंगी। इनका अध्ययन जो है विस्तार से करवाऊंगा, क्योंकि ये है तो छोटा टॉपिक है, परंतु यह एक प्रश्न देता है। दोस्तों, एक प्रश्न की कीमत क्या होती है ये उससे पूछिएगा जिसका सिलेक्शन कभी एक नंबर से रुका हो। और उसमें से मैं भी क्या हूँ, एक हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मेरा 5 बार एक नंबर से ही रुका है। तो अतः मुझे एक नंबर की वैल्यू पता है। तो आप पढ़े ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि आपसे जो ये एक नंबर है गलत ना होने पाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने संविधान सभा को पढ़ा था। इसके बाद दूसरी क्लास हमारी जो है प्रस्तावना की हुई थी। आज जो है भाग 1 पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि अनुसूचियां पढ़ ली जाए, क्योंकि इनका जिक्र बार बार आएगा कि अनुसूची 9 कहीं, अनुसूची 5, ऐसी जिक्र बार बार आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अनुसूचियां कर रहे हैं। जो लोग संक्षिप्त में करना चाहते हैं तो मैं पहली स्लाइड में दोस्तों संक्षिप्त में करवा देता हूं, लेकिन जो लोग विस्तार से करना चाहते हैं वो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी तक यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके मन मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि आखिर अनुसूचियां होती क्या हैं। तो दोस्तों अनुसूचियां जो हैं क्या हैं, चलिए मैं स्लाइड में ही बात कर लेता हूँ, या यहीं पर बात कर लेते हैं। ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो संविधान के अंत में क्या कर दिए जाते हैं, सूचीबद्ध कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें जो है खास बातें छूट जाती हैं प्रत्येक टॉपिक में लिखने से। जैसे हमने नोट्स ही बनाते हैं, उस नोट्स में देखा होगा कि मूल टॉपिक से जो है कुछ बातें छूट जाती हैं। उन टॉपिक को समझने के लिए जो है अंत में हम क्या कर देते हैं, उन चीजों को सूचीबद्ध कर देते हैं। वही क्या होती हैं, अनुसूचियां होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक सेकंड रुकिएगा, अभी तो अपने पेन लगने दिया है। हाँ, इस संविधान के अंत में, संविधान के अंत में सूचीबद्ध प्रावधान जो होते हैं उन्हीं को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अनुसूचियां। ये तो सामान्य सी बात हुई, लेकिन आपसे प्रश्न यहां नहीं बनता है। प्रश्न एक सीधा सा बनता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान में अगर अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो यह वर्तमान में आपकी संख्या 12 है। लेकिन क्या यह मूल रूप से इतनी ही थी? नहीं, मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो आपकी 8 थी। अब ये कैसे हो गई? तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1, 2, 3, 4 अनुसूचियां छूटी। इन्हें अनुसूचियों को विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया। सीधा सा प्रश्न बनता है, कौन सी अनुसूची कौन से वर्ष और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। मैं पहले जो 12 की 12 अनुसूचियां लिखा देता हूं, जो शॉर्ट में करना चाहते हैं 10 मिनट की क्लास होगी उनके लिए, आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 है हमारे संविधान में, जो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ये हो गई आपकी पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, ये हो गई 5वीं, ये हो गई 6वीं, ये हो गई 7वीं, और अभी 7 तक ही देख लेते हैं। पहली अनुसूची में जो क्या बात लिखी गई है आप ध्यान से समझिएगा। पहली अनुसूची में है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में जो है वो है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में जो है आपके वेतन का प्रावधान किया गया है। जो पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके वेतन का प्रावधान किया गया है। लेकिन याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है शपथ का प्रावधान है। चौथी बात करें, यहाँ पर जो राज्यसभा होती है फ्रेंड्स, चौथी अनुसूची में अगर आप देखेंगे कि जो राज्यसभा है, उन राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा में
स्थानों का आवंटन है। अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा, ये आवंटन किस प्रकार का होता है समझ में आ जाएगा। पांचवें में बात करें, पांचवें अनुसूची में दोस्तों यहाँ पर जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, प्रशासन की बात की गई है। और छठवीं अनुसूची में भी जनजातीय प्रशासन की बात की गई है, लेकिन प्रशासन के लिए यहाँ पर 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। वो राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य में विषयों का बंटवारा की बात की गई है। और अगर अगली अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में जो है दोस्तों भाषा संबंधी प्रावधान है। 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार या उन कानूनों का उल्लेख है, ऐसे कानूनों का उल्लेख है जिन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी क्या नहीं दी जा सकती है, कैसे नहीं दी जा सकती, अभी मैं जो है इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा, खतरनाक पूरे केस भी बता दूंगा कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। अगली बात करें, ये 9वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ी गई थी। अभी इतना ही ध्यान रखिए। 10वें नंबर की बात करें, सॉरी ये नहीं 73वें संविधान संशोधन भाई साहब, ये आपकी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ी गई थी, 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची की बात करें, इसमें दोस्तों दल बदल संबंधी प्रावधान है और ये आपकी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, इसमें पंचायतों के कार्य की बात की गई है और ये जो है आपकी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 1993 में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो नगरीय निकाय हैं, नगरीय निकाय संबंधी प्रावधान किए गए हैं और ये आपकी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में जोड़ी गई थी। इस प्रकार से हमने क्या देखी है, संक्षेप में अनुसूचियां देख ली। लेकिन चलिए बात करते हैं, अब हम थोड़ा सा पॉलिटी के मजे की बात करते हैं, वास्तविकता आता हूं पॉलिटी की। चलिए तैयार होइएगा। आपके पास में जो पहली अनुसूची है, उस अनुसूची का दोस्तों नाम है प्रथम अनुसूची। क्या है? प्रथम अनुसूची। जो लोग शॉर्ट में करने के लिए आए हुए थे, अब आपका काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जो चीज हम पढ़ेंगे ना, जीवन में आपको याद रहेगी कि भाई पढ़ना की तरीका होता है। प्रथम अनुसूची की बात करें दोस्तों, मैं परिभाषा की बात कर चुका हूं कि परिभाषा क्या थी, जो अंत में सूचीबद्ध प्रावधान है। और इसमें जो आपका प्रावधान किया गया है प्रथम अनुसूची में, वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान ये है कि भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र, क्या आप जानते हैं यहां से भी प्रश्न बन जाता है, भारत संघ क्या है और भारत का राज्य क्षेत्र क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राज्य क्षेत्र और भारत के संघ में दोस्तों क्या अंतर है। संघ की बात करें दोस्तों, आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो इंडिया क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है। यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया जो है क्या है दोस्तों? यूनियन है एक प्रकार का, और इस यूनियन में संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं और राज्य भी शामिल है। यहाँ राज्य का आशय जो है प्रांतों से है, प्रांत भी शामिल हैं। अर्थात अनुसूची 1 के अंतर्गत 28 के 28 राज्य शामिल हैं और जो वर्तमान में 8 संघ शासित क्षेत्र हैं वो भी शामिल हैं। आप चाहें तो इनके अंतर्गत 8 के 8 नामों का नोट कर सकते हैं और 28 राज्यों का नाम लिख सकते हैं। यदि मेंस में ऐसा प्रश्न आता है, भारत के संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर है। इसमें वो क्षेत्र शामिल हैं जो भारत के 8 संघ हैं और 28 राज्य हैं, लेकिन इसमें वह क्षेत्र भी शामिल हो जाता है जो भारत का, जहां तक क्या है भाई, संप्रभुता का विस्तार है। जहां तक भारत की संप्रभुता का
विस्तार है वह भी क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। नहीं समझे, चलिए समझा देता। ये क्या है हमारा, मान लीजिए भाई भारत का मैप है छोटा सा, अरे चलिए ठीक है कुछ भी बन जाए, ऐसा मानिएगा भारत का ही क्या है, मैप है। थोड़ा सा मान लीजिए, अब कल के दिन मान लीजिए जो पाकिस्तान का ये वाला क्षेत्र है हमने हड़प लिया, तो क्या ये भारत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये हो जाएगा कि जहां तक भारत की संप्रभुता का विस्तार है वो भी भारत होगा, अर्थात हड़पे हुए क्षेत्र भी किसमें शामिल हो जाएंगे, अनुसूची 1 में शामिल हो जाएंगे। क्या आपको ये बातें समझ में आई? आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरी बात, एक प्रश्न और आपसे यहां से पूछा जाता है, वो भी आप यहीं पर समझने का प्रयास कीजिएगा। उस प्रश्न को भी हम क्या करते हैं दोस्तों, समझते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाता है, भाई क्या पूछा जाए कि अगर राज्य जो हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो क्या होगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। जैसे क्या करते हैं, आप किसी राज्य को क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ते हैं, किसी राज्य को जो है तोड़ करके एक राज्य बनाते हैं, तो किसमें परिवर्तन होगा, प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। आई होप इस प्रकार से हमने क्या किया दोस्तों, प्रथम अनुसूची को समझने का कार्य किया। चलिए देखते हैं दूसरी अनुसूची। हमारे पास में है दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची में क्या खास बात है हम देखते हैं। पहली बात आपको याद रखना कि इसमें प्रावधान किस चीज का है, तो आप कहेंगे कि भाई इसमें जो है वेतन का प्रावधान है। किसका, वेतन का प्रावधान है। किसके वेतन का प्रावधान है, याद रखिएगा, जो भी क्या है भाई भारत के संवैधानिक पदाधिकारी हैं। कौन है, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन सभी के वेतन का उल्लेख जो है कहां पर है, दूसरी अनुसूची में है। फ्रेंड्स यहां से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा कि सीएजी के वेतन का उल्लेख कहां पर किया गया है, आंख में इसका लगा देना, अनुसूची 2 में किया गया है। अलग अलग करके पूछता है, महान्यायवादी के वेतन का उल्लेख कहां किया गया, यहीं पर किया गया है। चाहे जज हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी के वेतन का उल्लेख कहां पर किया है, दूसरी अनुसूची में। लेकिन एक फैक्ट यहां पर याद रखना, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं, जो भारत के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उनके उपराष्ट्रपति का जो वेतन है उसकी यहां पर उल्लेख नहीं है। कहो क्यों, ऐसा क्वेश्चन चिन्ह लगाइए, क्यों नहीं है भाई। जब आप किसी प्रश्न के बाद में जो है आपके उत्तर के बाद में क्यों का चिन्ह लगा देते हैं, तो एक बार फिर वो क्या हो जाता है, आपकी समझ के लिए पुनः तैयार हो जाता है और इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता। चलिए देखते हैं क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है, इसको जो वेतन मिलता है, इसको जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी वेतन नहीं मिलता है। फ्रेंड्स इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते व सेवा शर्तें दी जाती हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति कोई नहीं होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अलग से इसके लिए वेतन का प्रावधान नहीं किया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं, और अगली अनुसूची है हमारे पास में जिसे कहते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, और दोस्तों तीसरी अनुसूची में क्या प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बात करते हैं। सबसे पहली बात कि तीसरी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है, आपको तो ये पता होना चाहिए। जो दोस्तों तीसरी अनुसूची है, इसमें शपथ का प्रावधान किया गया है।
शपथ का प्रावधान किया गया। किसकी शपथ का? जो भी भारत के संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो भी भारत के क्या हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रखना, 3 व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। किनका? 3 लोगों की शपथ का उल्लेख नहीं है। ये रहा आपका पहला व्यक्ति, ये रहा आपका दूसरा व्यक्ति, ये रहा आपका तीसरा व्यक्ति। वो कौन कौन से है हम देख लेते हैं। जो वो 3 व्यक्ति हैं जिनके शपथ का उल्लेख नहीं है, एक है भारत के जो प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। दूसरे हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे हैं आपके राज्यपाल। इन 3 लोगों की शपथ की जानकारी हमें अनुसूची 3 में नहीं मिलती है। दोस्तों, राष्ट्रपति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि राष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करें तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी हमें उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद है 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की जानकारी मिलती है। उपराष्ट्रपति जो राज्यपाल की शपथ की जानकारी दोस्तों हमें अनुच्छेद 159 में देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार उपराष्ट्रपति की भी जो शपथ की जानकारी है उनसे संबंधित आर्टिकल में देखने को मिलती है। हम अभी अलग से टॉपिक जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, पुनः यह प्रावधान चर्चा में आएंगे तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल वहां पर देख लेंगे। चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चौथी अनुसूची की बात करते हैं और आपके सामने है अब चौथी अनुसूची। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि चौथी अनुसूची में किस बात को लेकर के प्रावधान किया गया है। अगर चौथी अनुसूची में प्रावधान की बात करें कि किसका प्रावधान किया गया है, तो यहां पर राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। राज्य सभा में स्थानों का आवंटन जो किया गया है, आवंटन, उसकी जानकारी कहां पर दी गई है? चौथी अनुसूची में दी गई है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत की जो विधायिका है, क्या है? जो भारत की विधायिका है, यानी कि जिसके द्वारा भारत में जो सरकार के 3 अंग होते हैं आपके, विधायिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। अब ये विधायिका जो है भारत में, इसके 2 अंग हैं। एक है आपका राज्यसभा और एक है आपका लोकसभा। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं तो वो क्या किए जाते हैं फ्रेंड्स? जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से जो है भेजे जाते हैं। चुनाव होता है, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये राज्य विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यों के क्या होते हैं? विधायकों द्वारा, यह जो है विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, राज्यों में संख्या कितनी होगी, राज्यों में संख्या कितनी होगी, इसका जो दोस्तों जानकारी दी गई है, उल्लेख किया गया है, वो कहां पर किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है। किस राज्य में कितने राज्यसभा स्थान हैं और क्यों हैं? क्योंकि यह जो है फ्रेंड्स जनसंख्या के अनुपात में दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? जनसंख्या के अनुपात में दिए जाते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है फ्रेंड्स? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची से देखने को मिलती है। पढ़ना है तो इसी प्रकार से पढ़िएगा। आ जाओ भाई, पूछ लो जो भी पूछना है आपको, पेपर को कह देना और पूछो जो भी पूछना है, पूछते रहिएगा, हम तो पढ़ करके आए हुए। चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं। हमारे पास में है 5वीं अनुसूची। ये छोटी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची। और इसमें क्या है फ्रेंड्स? 5वीं और 6वीं दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। और यहां पर है आपकी 6वीं अनुसूची।
और इसमें किस चीज की जानकारी दी गई है? अगर पांचवी अनुसूची में बात करें तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। यहां पर भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। लेकिन अंतर यह है कि यहां पर 4 राज्यों की बात की गई है। वो 4 राज्य कौन से हैं आपसे याद रखना है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के प्रशासन की बात की गई है। इसे आप शॉर्ट में याद करने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं, और वो तरीका कौन है? आप चाहें, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, AMTM ऐसा आप याद कर सकते हैं। असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, ऐसा आप याद कर सकते हैं। आपसे कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से किन राज्यों का उल्लेख किया गया है? याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आता है 3 राज्य ये दे देगा, एक दूसरा राज्य दे देगा, कोई पूर्वी भारत का कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आपको चारों की चारों जो अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। रट लो, खूब रट लो अच्छे से। अब अभी तक हो सकता है आपने कई जगह पर ये चीजें पढ़ी हो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। यहाँ क्षेत्रों से आशय क्या है? क्या ये आशय है कि जिन क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती हैं उनके प्रशासन का है? जी नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। याद रखिएगा, क्षेत्रों का आशय है प्रशासन से ही है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है, मतलब जनजातियों के लिए कानून बनाने से है। किसी क्षेत्र विशेष यानी कि भौगोलिक क्षेत्र की बात यहाँ पर नहीं की गई है। उदाहरण के लिए मनरेगा एक्ट आया हुआ था, आपने पढ़ा होगा। मनरेगा जो योजना है, क्या लिख के भाई, ठीक है, जो मनरेगा योजना है, भाई पेन क्या है, थोड़ा समझिएगा, बता देता हूं कि जो मनरेगा योजना है, अब मनरेगा योजना में आपने देखा होगा कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मनरेगा योजना में कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है? सामान्य लोगों के लिए, जो मतलब सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या की गई है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है, तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या दी गई है? जो SC ST वाले हैं उनके लिए क्या दी गई है? 200 दिन की गारंटी दी गई है। तो ये है दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जनजातीय क्षेत्रों में क्या परिवर्तन करना है, कितनी योजनाएं देना है, कितना लाभ देना है, जिसका प्रशासन की जानकारी कहां पर है दोस्तों? अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में दी गई है। यही है आपका कितना आरक्षण देना है, ये है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। और हमारे पास जो है 4-5 अनुसूची हो गई, 6वीं अनुसूची भी हो गई। अब हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची की, जिसका नाम है 7वीं अनुसूची। दोस्तों याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं यहां पर जो है स्टार लगा देता हूं, क्योंकि यहां से जो प्रश्न है आपके बनने की प्रबलतम संभावना है। अब सबसे पहली बात, इसमें किस चीज की जानकारी दी गई है? तो आप याद रखिएगा, इसमें क्या किया गया है? विषयों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया है? विषयों का बंटवारा किया गया है। कैसा विषयों का बंटवारा? दोस्तों आपने अगर चीजें ये पढ़ी हुई हैं शुरुआत में, हालांकि मैंने तो नहीं बताया हुआ है, अगर आपने कहीं भी पढ़ी हुई है कि जब दोस्तों हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो यह कई प्रकार की 3 प्रकार की होती है। एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, एक जो है संघात्मक शासन प्रणाली होती है। अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम, जैसे हम बात करें एक संघीय शासन प्रणाली की और एक संघात्मक शासन प्रणाली, वही है। जैसे अध्यक्षीय 2 की बात कर लेता हूं, फिर बाद में हम यहां पर मिटा देंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं अध्यक्षीय शासन की बात कर रहा हूं, और एक कर रहा हूं संघात्मक शासन की बात कर रहा हूं। संघात्मक शासन की बात की जा रही है।
एक होता है अर्ध संघात्मक भी होता है, लेकिन इतना ही समझ लीजिएगा, वहां दुनियादारी नहीं। संघात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों क्या होता है कि एक क्या होता है संघ सरकार होती है और एक क्या होती है राज्य सरकार होती है। ये क्या है संघात्मक शासन प्रणाली है। ये संघ और राज्य दोनों मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों, एक देश का निर्माण करते हैं और साथ साथ में अपने अपने क्षेत्रों का शासन करते हैं। इसी प्रकार की शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली है। राज्यों के पास में भी कुछ अधिकार है और संघ के पास में भी कुछ अधिकार है। तो पता भी तो होना चाहिए कि राज्यों के पास में कौन से विषयों पर काम करने का अधिकार होगा, कानून बनाने का अधिकार होगा, शासन करने का अधिकार होगा। तो कुछ विषय क्या होंगे इनके पास में होंगे, कुछ विषय इनके पास में होंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली में जो है अलग होने का अधिकार नहीं होता है, राज्यों को जो है अलग होने का अधिकार नहीं होता है। और खासतौर से भारत में ऐसा स्पष्ट भी कर दिया गया है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो शासन प्रणाली है दोस्तों, ये अध्यक्षीय वाली खासतौर से अमेरिका में है। जैसे यहाँ पर भी संघात्मक शासन प्रणाली ही है, लेकिन परिसंघीय प्रणाली यहाँ कह देते हैं। और यहाँ पर जो राज्य संघ से अलग होते हैं, यहाँ का जो केंद्र है, यहाँ की जो सरकार है, संघ है, वो एक समझौते का परिणाम है। भारत जो है समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही यहाँ के राज्यों को अलग होने का अधिकार है। तो भारत में क्या है दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली। हालांकि कुछ लक्षण है एकात्मक के। तो यहाँ पर जो है अमेरिका में क्या है, वो सॉरी ब्रिटेन में है आपकी एकात्मक शासन प्रणाली है। खैर यहाँ समझिएगा कि जो संघात्मक शासन प्रणाली में संघ में भी है, राज्य भी है। तो कुछ अधिकार राज्यों के पास में होंगे, कुछ क्या होंगे संघ के पास में होंगे, और कुछ जो है दोनों के पास में कॉमन होंगे। तो यही क्या है दोस्तों, इन्हीं का क्या किया गया है, विषयों का बंटवारा जो है अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। चलिए देखते हैं, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। यह है आपका विषयों का बंटवारा। और विषयों का बंटवारा किसके किस में दोस्तों किया गया है, संघ सरकार के मध्य में और राज्यों के मध्य में, राज्यों के मध्य में। और एक क्या होगा दोस्तों, दोनों के मध्य में क्या किया गया है, जो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो दोनों के पास में हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल संघ के पास में हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्यों के पास में हैं। तो ये जो है विषयों का बंटवारा, जो राज्यों के पास में अधिकार है उसे क्या कहा जाता है, राज्य सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्य सूची कहते हैं। जो संघ के पास में अधिकार है उसे क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। और जो अधिकार दोनों के पास में है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समवर्ती सूची कहते हैं। अगर आप मेरी क्लास में लगातार देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो ये जो है आपकी क्या है, 3 सूचियां बनाई गई हैं यहाँ पर। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, शासन कर सकते हैं। संघ सूची में केवल संघ सरकार, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। कितने कितने विषय हैं फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जो संघ सूची है इसमें मूल रूप से बात कर रहा हूं दोस्तों 97 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से दोस्तों इसमें आपके 66 विषय हैं। और जो समवर्ती सूची में दोस्तों मूल रूप से 47 विषय। जैसे मैं कुछ उदाहरण की बात करूं, वर्तमान में जैसे शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। तो शिक्षा पर जो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, संघ सरकार भी बना सकती है। जैसे रक्षा की बात की जाए, रक्षा के मामले किसके हैं, ये संघ सूची का विषय है, इसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। पुलिस की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस किसके हाथ में है दोस्तों, राज्य सरकार का है ये विषय, और राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर सकती है। फ्रेंड्स, ये भारत में अक्सर आरोप लगता रहता है कि राज्यों को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं, बहुत कमजोर विषय दिए गए हैं, जिनसे पैसा इनकम जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ ने अपने पास रख लिए हैं। अभी हम बात करेंगे, जब केंद्र राज्य संबंधों की बात करेंगे तो वहां पर विस्तृत रूप से इन चीजों की चर्चा की जाएगी, एक मूल्यांकन करना भी सिखाऊंगा। चलिए, ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। तो क्या दोस्तों आपको ये मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई होप आ रहा होगा। चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं। अगली अनुसूची है आपके पास में जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में किन चीजों का प्रावधान है, तो याद रखिएगा जो 8वीं अनुसूची में जो प्रावधान किया गया है वो ये है, भाषा संबंधी प्रावधान। भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाषा संबंधी प्रावधान दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो मूल रूप से
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थीं, तो आप क्या बताएंगे? मूल रूप से दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। इन्हें क्या कहा जाता है? संवैधानिक भाषाएं कहा जाता है। और आपसे शायद ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है भाषा की राजनीति हो करके चुनाव के कारण कितनी हो चुकी हैं? यहाँ पर 22 भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी बढ़ चुकी हैं दोस्तों? 8 भाषाएं जो है इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची से संबंधित 3 संविधान संशोधन है। कितने? 3 संविधान संशोधन है। एक है आपका 21वां संविधान संशोधन, एक है आपका 71वां संविधान संशोधन और एक है आपका 92वां संविधान संशोधन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 21, 71, 92। 21 को 71 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये आपके क्या है? 3 संविधान संशोधन हैं जो कि किससे संबंधित है? भाषा संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। 21वें संविधान संशोधन की दोस्तों बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये कब हुआ था फ्रेंड्स? अगर 21वें संविधान संशोधन की बात की जाए, ये आपका 1967 में हुआ था। अगर 71वें संविधान संशोधन की बात की जाए, ये दोस्तों आपका 1992 में हुआ था। अगर 92वें संविधान संशोधन की दोस्तों बात की जाए, ये आपका 2004 में हुआ था। याद रखना, इस प्रकार से दोस्तों व्यवस्थित चीजें आप पढ़िएगा, ऐसे ही पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा और जीवन में कभी न भूलने वाली चीजें बन जाएगा। आप चाहे तो इनका नोट्स बना सकते हैं। ये सभी चीजें जोड़ने में काफी समय लगता है, लेकिन जो है आसानी से मिल जाए तो उनका महत्व नहीं पता चलता है। 3 संविधान संशोधन है, 8वीं अनुसूची से संबंधित है, ये आपने देखे। जो आपका 21वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा दोस्तों एक भाषा जोड़ी जाती है और उस भाषा का नाम क्या है? उस भाषा का नाम है दोस्तों सिंधी भाषा। और यहाँ पर जो है 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? उसका नाम था सिंधी भाषा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लेकिन कैसा भी प्रश्न बने आपको क्या करना है? याद रखना है। शायद पूछा जाए भारतीय संविधान की 15वीं भाषा कौन सी है? क्या बताएंगे? सिंधी भाषा है। शायद पूछा जाए भारतीय संविधान की सिंधी भाषा जो है 15वीं भाषा है, वह किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी गई थी? क्या बताएंगे आप? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 1967 में जोड़ी गई थी। अगर इसके द्वारा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो है 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? 16वीं भाषा थी आपकी नेपाली और 17वीं भाषा थी आपकी मणिपुरी और 18वीं भाषा थी आपकी कोंकणी। तो ये आपकी क्या है? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब? 1992 में जोड़ी गई थी। आपको संक्षिप्त में याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नमक याद कर लीजिएगा। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। 2004 में दोस्तों यहाँ पर 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं। एक थी वी, एक थी डी, एक थी एम, वी डी एम और एक थी एस। ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। ये है आपकी बी मतलब बोडो, डी मतलब क्या है दोस्तों? डी मतलब है डोंगरी, एम मतलब है मैथिली और एस मतलब है संथाली। ये हो गई आपकी बोडो 19वीं भाषा, ये हो गई 20वीं भाषा, ये हो गई 21वीं भाषा, ये हो गई 22वीं भाषा। इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान की 22 की 22 भाषाएं हमने क्या कर ली? देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं। और हमारे पास में जो अगली अनुसूची है फ्रेंड्स, वो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। तो 9वीं अनुसूची क्या है? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। किसके द्वारा? यह दोस्तों 1951 में प्रथम
संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। याद रखिएगा, कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। भारत को क्या मिली फ्रेंड्स? 1947 में भारत को क्या मिलती है? आजादी मिलती है। 1947 में भारत को जैसे ही आजादी मिली तो बात क्या हुई कि फ्रेंड्स, भारत में जो है जमींदारी व्यवस्था चलती थी, उसके कारण बड़े बड़े लोगों के पास में क्या थी? संपत्ति थी। अब संपत्ति जो है बड़े बड़े लोगों के पास में, बहुत से लोग गरीब हैं, तो भूदान आंदोलन चलाया गया और सरकार ने कानून बनाया कि अधिक संपत्ति नहीं रख सकते हो। और वो संपत्ति छीनकर फ्रेंड्स जो क्या थी, लोगों की संपत्ति क्या देने लगी? सरकार जो है गरीबों को देने लगी, गरीबों को देने लगी। और फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। वह किसी को संपत्ति नहीं देने देता है। तो जैसे ही सबसे पहली बात करें बिहार में इन कानूनों को लागू किया गया और बिहार की सरकार द्वारा जो है संपत्ति को जिन लोगों को छीनी और गरीबों को दी, वो लोग कहां पहुंच गए दोस्तों? बिहार के जो लोग थे वो कहां पहुंचे? पटना हाई कोर्ट में पहुंचे। कहां पहुंचे? पटना हाई कोर्ट में पहुंचे। और उन लोगों ने कहा कि देखिए, हमारी संपत्ति छीनी जा रही है। और हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 31 था वो किससे संबंधित था दोस्तों? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। मौलिक अधिकारों में जो किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। और संपत्ति का अधिकार क्या है फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार है। इसका आशय यह होता है कि संपत्ति नहीं छीन सकते हैं क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना क्या है दोस्तों? न्यायपालिका का कर्तव्य है। चूंकि न्यायपालिका का कर्तव्य है, पटना हाई कोर्ट ने क्या किया? इस मामले को क्या कर दिया? जो सरकार के कानून थे इन्हें क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। सरकार कहां पहुंची? सरकार कहां पहुंची? ये पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। कहा कि साहब, हम गरीबों का क्या करना चाहते हैं? कल्याण करना चाहते हैं, परंतु हाई कोर्ट ने इस प्रकार से हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों ना करेगी भाई, हम तो क्या हैं? संविधान की रक्षा के। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का क्या है? कर्तव्य है। ये दिक्कत हो गई फ्रेंड्स। तात्कालिक में जो सरकार नहीं बनी हुई थी, चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम चुनाव 1952 में हुए थे। उस समय पर अंतरिम सरकार कार्य किया करती थी। अंतरिम संसद में ही प्रथम संविधान संशोधन लाया गया और देश में जो है पूरी तरह से आजादी भी नहीं हो पाई थी, यानी कि चुनाव भी नहीं हो पाए थे। संविधान 1950 में लागू ही हुआ था कि 1951 में क्या किया गया? प्रथम संविधान संशोधन प्रस्तुत कर दिया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया? 2 आर्टिकल जोड़े गए, 31A तथा 31B। और इस 31B में क्या किया गया? कहा गया कि कुछ ऐसे कानून होंगे, क्या होंगे? कुछ ऐसे कानून होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, अर्थात चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान कहाँ किया गया फ्रेंड्स? अनुच्छेद 31B में किया गया। क्यों? सरकार ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला था कि सुप्रीम कोर्ट तो क्या करेगा? संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। इसलिए इन्होंने दिमाग लगाया कि क्या करेंगे, हम कोई ऐसी अनुसूची बनाते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही ना पाए, फिर आसानी से क्या किया जा सकेगा? जमीन को छीना जा सकेगा। और इसी के द्वारा क्या जोड़ा गया दोस्तों? आर्टिकल 31B जोड़ा गया। 31B में क्या कहा गया? कुछ ऐसे कानून होंगे भारतीय संविधान में जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ना ही उन पर सुप्रीम कोर्ट कोई चर्चा कर सकता है। और वो कानून कौन से होंगे? उन कानूनों को जो है उल्लेख कहां पर है? उन कानूनों का जो है उल्लेख है दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वर्तमान में जो है 9वीं अनुसूची की यह कानून है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 1973 के बाद के जो भी कानून हैं, 1973 के बाद के, उनकी क्या की जा सकेगी? समीक्षा की जा सकेगी, परंतु उनके पहले की समीक्षा नहीं की जा सकेगी। कई लोग कह देते हैं कि वो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून नहीं है, कई प्रकार के कानून हैं। हालांकि भूमि सुधार संबंधी भी कानून है, क्योंकि भूमि सुधार के लिए ही मूलता की गई थी, लेकिन आरक्षण की भी कई कानून, तमिलनाडु का आरक्षण इसी में डला हुआ है।
और भी बहुत प्रकार के कानून हैं, इसमें लगभग 73-80 तक कानून डले हुए हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, समीक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है कि 1973 के बाद जो भी प्रावधान होंगे उनकी समीक्षा की जा सकेगी। क्या यह बात समझ में आई है? आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, जो हो चुकी है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्या थी मामला, पूरी कहानी समझा दी। अगली बात करते हैं, वो है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची है आपके पास में, और 10वीं अनुसूची में दोस्तों जो प्रावधान किया गया है वो है दल बदल से संबंधित। दल बदल से संबंधित फ्रेंड्स, बात थी जब आजादी के बाद एक लंबा दौर चला कि विधायक जो कोई भी नाराज हो गया वो क्या कर दिया, तुरंत बदला पक्ष और सरकार ही बदल दी। इस प्रकार का धंधा चल रहा था। आया राम गया राम, एक विधायक थे, उन्होंने तो 4 से 6 दिन में भाई 4 से 6 पार्टियां बदल ली। तो फिर सरकार ने कहा इन पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो सरकार द्वारा फ्रेंड्स, सरकार द्वारा कब है, पहली बात तो कब जोड़ी गई थी, याद रखिएगा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कब है, 1985 में यह अनुसूची जोड़ी गई थी। और क्या कहा गया था, कहा गया था फ्रेंड्स से, यदि किसी दल के 1/3 विधायक, क्या 1/3 विधायक अथवा संसद के सदस्य क्या करते हैं, से कम 1/3 से जो है 1/3 विधायक के मतलब इतने से कम, जैसे टोटल मान लीजिए भाई क्या है, किसी देश में जो किसी राज्य में क्या है 30 विधायक हो, 30 मान लीजिए 30 विधायक हैं, अगर 10 से कम विधायक, 10 से कम विधायक क्या करते हैं, 10 से कम विधायक यानी कि 1/3 से कम, 1/3 से कम विधायक क्या करेंगे, पार्टी चेंज करते हैं, तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, सदस्यता निरस्त हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी दोस्तों, निरस्त कर दी जाएगी। तो क्या ये चीज समझ में आई कि इसमें क्या कहा गया था कि यदि 1/3 से कम विधायक क्या करते हैं, सदस्यता मतलब दूसरी पार्टी ग्रहण करते हैं, तो उनकी फिर क्या हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये कहा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। बाद में इसमें कह दिया गया कि 2/3 से कम, हालांकि इतना ही याद रखिएगा दोस्तों। दल बदल से संबंधित अगर जो सूचना किसे दी जाएगी, प्रथम सूचना किसे दी जाती है, प्रथम सूचना किसे दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, सदन के अध्यक्ष को दी जाती है, सदन के अध्यक्ष को दी जाती है। सदन का अध्यक्ष मतलब कि जैसे विधानसभा का सदस्य कोई विधायक है तो विधानसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी, अगर लोकसभा का सदस्य तो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूं, प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि दल बदल संबंधी, दल बदल संबंधी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है फ्रेंड्स, वह निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। इस संदर्भ में जो निर्णय देने का कार्य करता है वो कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देने का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने क्या देखी दोस्तों, दल बदल संबंधी अनुसूची देखी। दल बदल के संदर्भ में एक से और बता दूं, अभी हाल ही का जो है सर्वोच्च न्यायालय का मामला है कि दल बदल के संबंध में जो है कितने समय में यह निरस्त किया जाएगा, मतलब सूचना दी जाएगी कोई विधायक जो है क्या हो गया, निरस्त हो गया या नहीं हुआ, कितने समय में सूचना दी जाएगी, इसकी जो है इसके लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह चुका है कि जो है सदन के अध्यक्ष को 3 महीने में क्या देना होगा, 3 महीने में निर्णय देना होगा। तो इतने प्रश्न आप ध्यान रख सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है 52वां संविधान संशोधन पूछा जाता है किस विषय से संबंधित है, आप ये भी याद कर सकते हैं कितने सदस्य होना चाहिए। ये आपसे पूछा जाता है कि प्रथम सूचना जो है किसे दी जाएगी, सदन के अध्यक्ष को दी जाएगी, अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा अध्यक्ष को, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को। दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है, सदन के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली अनुसूची की बात करते हैं फ्रेंड्स, और अगली अनुसूची है आपके सामने 11वीं अनुसूची। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची के संदर्भ में आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ बातें ध्यान रखना है। वो बातें कौन सी हैं, पहली बात ध्यान रखना है, पहली बात ध्यान रखना है आपको कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों, तो 73वें
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? यह 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया। कितने कार्य हैं? कुल ध्यान रखिएगा 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज के क्या कार्य होंगे वहां पर ये उल्लेखित हैं 11वीं सूची में। अगली बात करें दोस्तों, जो हमारे पास में अगली सूची है वो है आपकी 12वीं सूची। 12वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? 12वीं अनुसूची है आपकी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। और ये किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से संबंधित है। नगरीय निकायों से, जो क्या होती है? नगर पालिका होती हैं। और इसमें क्या किया गया है? जो नगरीय निकायों के कार्यों को जिक्र किया गया है। कितने कार्यों की उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखिएगा 18 कार्यों की जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या किया? भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखी और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान देखे। आपको ये क्लास कैसी लगी है फ्रेंड्स? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप थोड़ा सा एक सकारात्मक लाइन लिख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। चलिए, धन्यवाद।